एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपू ट्यूटोरियल। हम यहां पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं। हमने आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर आपको अर्थमेटिक का पूरा बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट, फार्मूले कैसे बनते हैं, किस प्रकार से एपी फाइंड की जाती है, किस प्रकार से एपी बनाई जाती है, एपी की कोई सी भी टर्म, चाहे आपको 50 नंबर की टर्म दी हो, कैसे फाइंड करते हैं, एपी को फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये सिर्फ आपको डीपू ट्यूटोरियल ने बताया कि किस प्रकार से आपको अगर कोई एपी किसी फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ जाती है या किसी ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती है, आप देखते सही कैसे एपी की कोई भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, कैसे एपी एक टेबल के फॉर्म में लिखी हुई होती है, इसे देखने का तरीका आपको आना चाहिए। जिस प्रकार से हम 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल देखते हैं, वैसे ही आप किस प्रकार से एपी को भी पढ़ सकते हैं। यह ट्रिक मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दी थी। और हमने स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या देखा। हमने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार से प्रोग्रेस करती है, इसका बेसिक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, यह क्यों बनाई गई है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, सारी बातें हमने यहाँ पर सीखी। टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ा है कि डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस में मोटे तौर पर क्या अंतर होता है। आप सभी डिफरेंस तो समझते होंगे, लेकिन एपी के अंदर वर्ड यूज़ किया गया है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ही क्यों यूज़ किया गया है, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी में दे चुका हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ एपी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पूरा बेसिक इसका देखा कि जनरल फॉर्म क्या होती है, उसके बाद एपी किस प्रकार से बनाई जाती है, एपी का nth टर्म, और इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। nth टर्म ऑफ एन एपी, यह पार्ट आपकी एपी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी ये हमारा 5.2 एक्सरसाइज चल रही है, उसी के अंदर ये हम यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद हमें उसका फार्मूला किस प्रकार से आपको कोई बीच की एक टर्म फाइंड करना होती है, उसका फार्मूला नेक्स्ट हम सम ऑफ टोटल टर्म एपी की उनका सम करना सीखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगा। हम अभी तक हम ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 के शेष क्वेश्चन बचे हैं वे सारे हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि आपकी एक एपी है जिसके अंदर टोटल टर्म 50 है। टर्म कितनी है, यहाँ पर 50 टर्म की आपकी एपी दी गई है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो दिया गया है मटेरियल उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका आंसर नंबर 8 है, ये आंसर नंबर 8। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। दिया गया हमें कि इस एपी के अंदर टर्म कितनी है, तो टोटल टर्म ऑफ एपी, टोटल टर्म ऑफ एपी, तो एन की वैल्यू यहाँ पर दी है आपको 50। एन की वैल्यू कितनी दी है, 50। टोटल टर्म ऑफ एपी 50। इसके अंदर इस एपी के अंदर 50 टर्म है और इसकी थर्ड टर्म की वैल्यू है 12। थर्ड टर्म आपकी 12 है। हम लिख सकते हैं इसको A3 = 12। यह भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म, यहाँ पर टर्म का नंबर नहीं दिया गया है, सिर्फ यह कहा गया है कि लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। तो लास्ट टर्म ऑफ एपी, तो लास्ट टर्म आपकी एपी की 106 है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो एपी है उसमें टोटल टर्म है 50, टोटल टर्म 50 है। इस हिसाब से हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी 50। तो लास्ट टर्म की वैल्यू है 106। तो हम लिख सकते हैं A50 = 106। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन से ये 3 वैल्यू निकलकर बाहर आ रही है। और हमें फाइंड क्या करना है, 29th टर्म हमें फाइंड करना है इस एपी की 29th टर्म। अब हम जानते हैं कि किसी भी एपी की कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए हमें कम से कम मिनिमम आपको ए और डी की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। ए और डी की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा कार्य रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और पी की वैल्यू हमें निकालना होगी। तो ए और पी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं ये हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर देख चुके हैं, लेकिन अगेन हम यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं तो हमें ए और डी की वैल्यू यहाँ पर निकालना होगी। तो ए और डी की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले
दिए गए मटेरियल का, क्वेश्चन में जो मटेरियल दिया है उसका यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें जो दिया है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें A50 तो यहाँ पर नंबर दिए टर्म के, और A3 की वैल्यू 12 दी है। A3 मतलब थर्ड आपकी टर्म A3 को हम लिख सकते हैं, A3 को अगर हम, हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वह फार्मूला होता है, क्या फार्मूला है हम उसे पहले लिख देते हैं आपके लिए। हमारा जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हमारा nth टर्म का जनरल फार्मूला है। nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो उसकी वैल्यू इस फार्मूले से फाइंड की जाती है या दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म दिए तो हम इसे लिखेंगे A3 इक्वल टू, जब n की जगह यहाँ पर 3 आ चुका है तो यहाँ प्लस a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। और इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पर आ सकता है, हम इसे यहाँ की बजाय यहाँ पर ही सॉल्व कर देते हैं। तो A3 इक्वल टू a प्लस 2d, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं। a प्लस 2d, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2d शेष बच जाता है। तो यहाँ पर हो चुका है 2d, और हम जानते हैं A3 की वैल्यू क्या दी है, A3 की वैल्यू दी है 12, तो यह आपकी हो गई 12। इस प्रकार से हम इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, यह हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार हो जाती है। हमने जो यूज़ किया अभी मटेरियल वो यूज़ किया A3 इक्वल टू 12, A3 इक्वल टू 12 का यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 1 तैयार कर ली है। अब हम इस मटेरियल का यूज़ करते हैं। हमारे पास गिवन डेट में दिया हुआ है कि A50 इक्वल टू 106। A50 सीधा सीधा नहीं दिया गया है, इसको दो टुकड़ों में अलग अलग दिया गया है। यह कहा गया है कि आपकी AP के अंदर कुल टर्म आपकी 50 है और 50 नंबर टर्म जो है वो आपके 106 है। तो हम यहाँ पर उसका मीनिंग समझ जाते हैं कि लास्ट टर्म को ही 106 कहा जा रहा है और लास्ट टर्म हमारी 50 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि A50 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। और सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 49d लिख सकते हैं। और अगर हमें इसकी वैल्यू लिखना है तो यहाँ पर 106 इसकी वैल्यू दी है तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 49 इक्वल टू, क्योंकि A50 की वैल्यू हमें दी है 106, तो 106 इस प्रकार से आपकी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। एक इक्वेशन आपकी a प्लस 2d इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 49 इक्वल टू 106। इन दो इक्वेशन की सहायता से ये दोनों इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम देख चुके हैं कि इस प्रकार से दो वेरिएबल वाली दो इक्वेशन जब हमें प्राप्त होती है तो उसमें हमें 2 से 3 मेथड दी गई थी उस चैप्टर के अंदर कि हम किस प्रकार से दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण और इजी मेथड हमारी एलिमिनेशन मेथड हुआ करती है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ से तो इस डाटा को डिलीट करते हैं और आपकी दो इक्वेशन बनी हुई है, इन दोनों इक्वेशन को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन है हमारी, एक तो है a प्लस 2d इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 49 इक्वल टू 106। इस प्रकार आपकी यह दो इक्वेशन आ चुकी है। इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बाकी का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व क्यों करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व इसलिए किया जाएगा क्योंकि हमें कोई भी AP कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और इन लीनियर इक्वेशन के अंदर हमें जो वेरिएबल दिए हैं वो a और d के फॉर्म में ही आए हैं। तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस 2d इक्वल टू 12 और सेकंड इक्वेशन है a प्लस 49d या 49d है, यहाँ पर d इक्वल टू 106। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यह आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम इसमें कमांड देते हैं। क्या कमांड देते हैं, दो प्रकार के कमांड हम यूज़ करते हैं। या तो हम 1 में से 2 को माइनस करते हैं या 1 में 2 को
प्लस करते हैं। तो यहाँ पर ए और ए दोनों प्लस में दिए गए हैं। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़कर आ रहे हैं, सिर्फ हमें यहाँ पर इसे अप्लाई करना है। ये हमारा विषय भी नहीं है, हम एपी पढ़ रहे हैं, ये बीच में आ गया है, तो इसे सॉल्व करने की पूरी मेथड हम लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़कर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको कमांड देते हैं, क्या कमांड देते हैं कि 1 माइनस 2, एक में से 2 को घटाने पर। जब हम एक में से 2 को घटाएंगे तो सीधे सीधे आप दो नंबर जिसे आप घटा रहे हैं, जिसे आप माइनस कर रहे हैं, उसके सारे चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। यहाँ पर आपका ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यह प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ए आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 49 डी है और यहाँ पर 2 डी है। 49 डी में से 2 डी आपके माइनस हुए तो माइनस के आपके 47 डी यहाँ पर शेष बच जाते हैं। अब यहाँ पर 106 में से आप 12 को माइनस करते हैं तो आपके पास 94 बच जाते हैं, वो भी माइनस के, माइनस 94। अब देन आपका ये माइनस से माइनस, अब यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल होता है और d की वैल्यू d इक्वल टू 94/47 और d इक्वल टू फाइनली आ जाएगा यहाँ पर 47 से आप इसे काटेंगे तो 2 टाइम, तो d इक्वल टू फाइनली आपको प्राप्त होता है 2, d की वैल्यू आ जाती है 2। अब d इक्वल टू 2 आने पर हम इसे पुट इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ लिखेंगे d इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली या दूसरी किसी भी इक्वेशन के आप अंदर इसे पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 12, इसमें हम a d की वैल्यू रखते हैं तो a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 और सॉल्व करते हैं तो a प्लस 4 इक्वल टू 12 और अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो a इक्वल टू 12 माइनस 4 और a इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर 12 में से 4 माइनस होते हैं तो बचता है हमारे पास 8। तो फाइनली हम a की वैल्यू ले आते हैं 8। तो यह हमारा दूसरी स्टेप हो गई। पहली स्टेप के अंदर दिए गए मटेरियल से हमने 2 इक्वेशन तैयार कर ली। सेकंड पार्ट के अंदर इस क्वेश्चन को हम 3 भागों में ब्रेक कर लेते हैं। पहले भाग में हमने 2 इक्वेशन तैयार कर ली, दूसरे भाग में दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम d और a की वैल्यू ले आते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब हमें d और a की वैल्यू फाइंड होने के बाद थर्ड पोजीशन में, थर्ड स्टेप के अंदर हम जो है 29th टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब हमें फाइनली आंसर पे आना है। तो यहाँ पर आपको यह मिल चुका है, हमें क्या क्या मिल चुका है, अगेन हम यहाँ पर लिख देते हैं a इक्वल टू 8 मिल चुका है और d इक्वल टू 2 मिल चुका है। यह आपके दूसरे स्टेप में आपने फाइंड कर लिया है। तो आप 2 स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसे यहाँ से इरेज करते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब इन इक्वेशन की हमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें एपी के फॉर्म में, हमें एपी फाइंड करने में या एपी का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ए और डी की आवश्यकता लगती है। हम ए और डी निकाल चुके हैं। अब हमें सीधे सीधे पहुंचना है 29th टर्म के ऊपर के। 29th टर्म क्या है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि A29 इक्वल टू, अगर हम फार्मूला इसका बनाएं A29 का, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम इसे लिखना चाहें इस प्रकार से फार्मूले के बेस में, तो हम इसे यहाँ पर लिखते हैं an, क्या लिखते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और n की जगह पर हमारी है 29, तो 29 लिख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगी A29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। हमने n की जगह पर पुट कर दिया 29, तो A29 इक्वल टू a की वैल्यू है आपकी 8, a की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 8। तो यह हमारा जनरल फार्मूला है। यह क्या है, एपी का जनरल फार्मूला है। हम इसे एपी का जनरल फार्मूला कहते हैं। और यहाँ पर an जो है आपके टर्म का नंबर है। an क्या है, टर्म का नंबर है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। इसके बारे में हम स्टार्टिंग से जोर लगाते हुए आपको बता रहे हैं कि आप इन दोनों का फ़र्क समझिए कि ये जो A3 है, ये A3 टर्म का नंबर है।
ये A3 टर्म का नंबर है। थर्ड टर्म पर जो वैल्यू दी गई है वह है 12 और 50 नंबर की टर्म की वैल्यू है 106 और इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर 50 है। तो यहाँ पर 29 टर्म की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ए की वैल्यू रख दी, 29 में से 1 माइनस हुआ 28 और डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 2। डी की वैल्यू रखते हैं 2। तो A29 इक्वल टू 8 प्लस 28 का 2 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 56 और 56 में आप 8 को ऐड करते हैं तो आपको आ जाएगा 64। तो फाइनली आपका जो आंसर है वह है 64। आपको फाइनली आंसर प्राप्त होता है 64 जो कि आपके 29th टर्म की वैल्यू है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि टर्म की वैल्यू और टर्म दोनों अलग अलग है। अगर हम इसे थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें, 1 से 2 4 5 सेकंड लेते हैं आपके और एनालिसिस करते हैं। हम एनालिसिस अगर करें एपी का तो आपको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक एपी है, यहाँ से लेकर एक एपी है, इस प्रकार से सेटिंग व्यवस्था है उसकी। मैं थोड़ा आपकी अपनी भाषा में बता देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर आपका कोई एपी है, वह एपी स्टार्ट होती है तो यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी टर्म के ऊपर आपका 12 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थर्ड टर्म के ऊपर आपका 12 लिखा है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें टोटल नंबर आपके हैं 50 क्या है, और 50वें नंबर के ऊपर लिखा है 106। ये आपको बनाकर उन्होंने दिया है कि हम बस इतना बता रहे हैं आपको कि तीसरी पोजीशन पर 12 है और 50 पोजीशन के ऊपर 106 है। तो आपके कहीं यहाँ कहीं 29 पड़ती है तो इस टर्म की वैल्यू आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या वैल्यू आना है। यह आपको क्वेश्चन इस प्रकार से दिखा रहा है कि यह सिटिंग पोजीशन है टर्म की कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 29 50 सीट है, 50 कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई है। तीसरी कुर्सी के ऊपर जो बैठा हुआ है वो 12 है और 50 नंबर की कुर्सी के ऊपर चेयर के ऊपर जो बैठा है वो आपका 106 है। और फाइंड ये करना है कि 29 नंबर की जो चेयर है उसके ऊपर बैठे कि क्या वैल्यू है, उस टर्म की क्या वैल्यू है, यह हमें दिखाना था। तो हम फाइनली इसे दोनों तीनों प्रकार से समझ चुके हैं और यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 को सबसे पहले हम रीड करते हैं। आंसर नंबर 9, ठीक है। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की थर्ड टर्म और 9th टर्म की वैल्यू यहाँ पर दी है आर 4 एंड -8। सीधे सीधे हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि थर्ड टर्म की वैल्यू दी है A3 इक्वल टू कितनी दी है, A3 की वैल्यू यहाँ पर सीक्वेंस आप देखेंगे थर्ड एंड 9th, पहले थर्ड इसके बाद 9th। तो यहाँ पर जो वैल्यू दी है वह भी आपकी इसी सीक्वेंस में पढ़ी जाएगी। आप ऐसा ना करें कि 9th की 4 लिख दें और थर्ड की -8 लिख दें। जो पहले लिखा है उसकी वैल्यू पहले है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म की वैल्यू है 4, आपने नोट डाउन कर लिया। आपको नेक्स्ट है 9th टर्म, आपने फिर 9th टर्म ली तो आप इसे लिखेंगे A9। क्या लिखेंगे यहाँ पर A9 इक्वल टू A9 की वैल्यू है -8, यह हो गई आपकी -8, ठीक है। ये 9 थोड़ा मेरा अधूरा ही चलता है, ठीक। ये दे दी। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, आपको यह बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, कौन से नंबर की टर्म 0 है, किस कुर्सी के ऊपर किस नंबर की टेबल के ऊपर आपका 0 बैठा हुआ है, वो इस प्रकार से आपको कह रहा है। तो हमें वही स्टेप फॉलो करना है जो हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फॉलो करके आए थे और हमें बताना है कि 0 की मतलब an इक्वल टू 0। तो यहाँ पर an की वैल्यू हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर आपकी कोई एक नंबर है जिस नंबर पर 0 बैठा हुआ है, वो कौन से नंबर पर बैठा हुआ है, वो n हमें फाइंड यहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर an इक्वल टू 0 अभी रख लेते हैं, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू यहाँ पर इससे फाइंड करना है। क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए
इसे अभी रिमूव करते हैं यहाँ से, यह समझने का विषय है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर A3 इक्वल टू 4, A9 इक्वल टू -8। इससे हम सबसे पहले दो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा जनरल फार्मूला होता है। क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है AP का यह हमारा जनरल फार्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यह हम देखते हैं कि कोई भी टर्म अगर हो उसकी, तो उस टर्म को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके हिसाब से अगर मैं A3 को लिखना चाहूँ तो A3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, हम ऐसा लिख सकते हैं। इसके हिसाब से n की जगह मैं 3 रख लेता हूँ। अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई करूँ तो A3 इक्वल टू आ जाता है a प्लस 2d। क्या आ जाता है? a प्लस 2d। और A3 की वैल्यू क्या दी है? A3 इक्वल टू दिया है 4। तो हम इसको फाइनली कह सकते हैं इस प्रकार से कि a प्लस 2d इक्वल टू 4। यह आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होती है। अब हम सेकंड A9 को यूज़ करते हैं। A9 को अगर लिखना चाहें हम इसी प्रकार से, हम A9 को यहाँ पर लिखते हैं। तो A9 इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा इसे लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हो तो A9 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस 8d, 9 माइनस 1 हो गया आपका 8d। और इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो A9 की वैल्यू दी है -8, तो A9 की वैल्यू हम यहाँ पर -8 पुट कर देते हैं। तो a प्लस 8d इक्वल टू हमें प्राप्त होता है -8। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इस प्रकार से आप दो इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे पहले हमने दो इक्वेशन तैयार कर ली दी गई मटेरियल से, जो हमें यहाँ पर मटेरियल क्वेश्चन नंबर 9 में प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ करके दो इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड पार्ट आप जानते हैं, अगर मैं इसे 4 हिस्सों में तोड़ता हूँ, 4 पार्ट में इसे डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट के अंदर गिवन डेट लिख लेते हैं। पहले पार्ट में आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखकर क्या क्या आपको गिवन डेट दिया हुआ है वह आपने लिख लिया कि हमें यह दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 2 पार्ट के अंदर हम जो है दो इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। हमने दो इक्वेशन तैयार कर ली। तीसरे पार्ट के अंदर हम दो इक्वेशन का यूज़ करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और चौथे पार्ट में फाइनली हम जो है हमारी एपी में जो फाइंड करने के लिए कहा गया है कि एन कौन से टर्म पर 0 है वह फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं। अलग क्या इक्वेशन है? हमारी इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 4 और नेक्स्ट इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू -8। इस प्रकार ये हमारी दो इक्वेशन है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैंने यहाँ पर इसे नोट कर दिया है। अब मैं सेकंड स्टेप यहाँ से फॉलो करता हूँ। यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पर मिला है a प्लस 2d। क्या मिला है? a प्लस 2d इक्वल टू 4 और यहाँ पर मिला है a प्लस 8d इक्वल टू -8। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यह इक्वेशन नंबर सेकंड है। हम यहाँ पर कोई कमांड देते हैं, या तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करते हैं तो प्लस का साइन लेते हैं या फिर माइनस कर लेते हैं, या तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं या दोनों को एक से दूसरे को घटाते हैं। तो यहाँ पर a और a दोनों प्लस का है, कैंसिल हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कमांड देते हैं 1 - 2। क्या कमांड दी हमने? 1 - 2। समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 माइनस सेकंड से जब हम करेंगे तो यहीं पर मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर a प्लस का है तो यह हो जाएगा माइनस का, यह प्लस का है तो माइनस का, यह माइनस का है तो प्लस का। हम नीचे वाले इक्वेशन को जिसे हम घटा रहे हैं, जिसे हम माइनस कर रहे हैं, उसके सारे साइन यहाँ पर बदल देते हैं। ऐसा क्यों बदलते हैं आपको 2 सेकंड में मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कमांड दी, आपने क्या कहा? एक आपका लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है -3, ठीक है। मैं कमांड दे रहा हूँ कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। मैं कमांड इसके अंदर दे रहा हूँ, 2 कमांड देता हूँ। एक कमांड देता हूँ प्लस की
और एक कमांड देता हूँ इसी टाइप से माइनस की। अब क्या फ़र्क होना है आप बताइए, इन दोनों का आंसर क्या होना है? इन दोनों के आंसर में यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 0 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6। कैसे आएगा? आपने यहाँ पर माइनस की कमांड दी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 3 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया इक्वल टू 6, इस प्रकार से होगा। और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ पर जब भी माइनस की कमांड देंगे तो आपकी जो बाद वाला है यह माइनस था, इसका चिन्ह परिवर्तित होकर यह प्लस का हो चुका है। बस यही टूल इसके अंदर भी यूज़ हम कर रहे हैं। तो चलिए, ये छोटे छोटे टूल्स हैं, कभी हो सकता है आपको नहीं पता हो और आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो। अब आप इसे 8 में ए से ए आपका माइनस हो गया, क्यों माइनस हो गया? कट गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ए प्लस का था और ए माइनस का था, यहाँ पर कैंसिल हो गया, डिलीट हो गया। अब यहाँ 2d प्लस का है और 8d यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का 6d लिखना है और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना है। यह ध्यान रखना है हमेशा कि जिसे डिलीट करना है उसके नीचे कुछ भी नहीं आना चाहिए। और आप इस स्टेप को सॉल्व कर रहे हैं तो उस स्टेप के जस्ट नीचे आपको डी की स्टेप लिखना है और नंबरों के नीचे नंबर लिखना है। प्लस का 8 और ये दोनों ऐड हो गए तो ये हो चुका है माइनस का माइनस 8 से ये प्लस 8 और प्लस 4 प्लस 12। अब डी की वैल्यू आती है फाइनली डी इक्वल टू 12/6 और ये आपका माइनस आ चुका है। तो फाइनली यहाँ पर आपका 6 से ये कैंसिल हुआ तो -2, डी की वैल्यू आ जाती है -2। हम डी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं -2। इस प्रकार से हमने डी की वैल्यू -2 फाइंड कर ली है। अब हम लीनियर इक्वेशन के अंदर पढ़कर आ रहे हैं कि इस प्रकार जब एक वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड हो जाती है, अभी हमारे लिए ये वेरिएबल ही है, ठीक है, हमारी इक्वेशन ए और डी में दी थी, ये हमारे वेरिएबल है, हमने डी की वैल्यू -2 निकाल ली। इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करके और आप ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इसे डी इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हम डी इक्वल टू -2 पुट करते हैं। अब हमने यहाँ पर इसे पुट किया तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 था, हमें d की जगह -2 रखना है। a प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 और सॉल्व कर लेते हैं। a माइनस 4 इक्वल टू 4 और यहाँ पर a इक्वल टू 4 प्लस 4 और a इक्वल टू आ चुका है 8। a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू है -2। इस प्रकार हमें दो वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू -2 है। हम इसे यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। यह हमारे क्वेश्चन की तीसरी स्टेप मान लीजिए। पहले स्टेप के अंदर हमने गिवन दैट लिख लिया था, सेकंड स्टेप के अंदर दो हमने इक्वेशन तैयार कर ली और थर्ड जो स्टेप है उसके अंदर a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन की जो फाइंड करना है वह है कौन सी टर्म है हमारी फाइंड करने की, हमें यह बताना है कि 0 कौन से नंबर की टर्म पर आएगा। तो मैं इसे यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। अब हमने सेकंड पोजीशन के अंदर d इक्वल टू -2 और a इक्वल टू 8 फाइंड कर लिया है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर देखना है क्या पूछा गया है। पूछा ये गया है कि कौन से नंबर की टेबल के ऊपर सेटिंग व्यवस्था अगर देखी जाए तो कौन से नंबर पर 0 बैठा हुआ है। कुछ एपी इस प्रकार से है, आपकी एक एपी है, इस प्रकार से समझ लीजिए आप। मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से समझाता हूँ, सेटिंग अलग है अपनी। ये सेटिंग व्यवस्था है एक एपी की। ये एपी है जिसके यहाँ से अगर टर्म देखी जाए, ये टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर ऐसे बढ़ती चली जा रही है और कहा जा रहा है कि थर्ड टर्म के ऊपर आपका 4 बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थर्ड टर्म है और इसके ऊपर 4 बैठा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 9th टर्म, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका 6 के बाद 7 8 9, तो 9th टर्म के ऊपर कौन है? 9th टर्म की वैल्यू है -8, तो यहाँ पर -8 है। अब इस प्रकार से यह बॉक्स आगे बढ़ते चले गए
और वो कह रहा है कि यहाँ कहीं आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा 0। क्या मिल जाएगा? 0। तो वो कहना चाह रहा है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि वो टर्म हमारी n है, मान लेते हैं कि वो टर्म हमारी n है, तो 0 के प्लेस क्या है? वो 0 अगर हम काउंटिंग करते जाएं टर्म को तो किस नंबर पर 0 बैठा हुआ है एपी के, आपको यह बताना है। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, हम यहाँ कह रहे हैं इसको फाइनली कह सकते हैं an इक्वल टू 0। हमने कह दिया है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आपकी an की वैल्यू 0 है और n वो नंबर है जिस नंबर पर 0 बैठा हुआ है, तो वो n की लोकेशन का नंबर है, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है, लेकिन उसकी वैल्यू है यहाँ पर 0। तो हम रख लेते हैं यहाँ पर an की वैल्यू 0 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रख लिया हमने। आप कहेंगे पूरा आपने 0 लिख दिया। आप इस बात को बिल्कुल क्लियर कर लें कि वैल्यू है an की टोटल वैल्यू 0 है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म, ये आपके नंबर ऑफ टर्म बता रहा है कि टर्म का नंबर क्या है, वो टर्म का नंबर है n, वो हमें फाइंड करना है। ये n हमें फाइंड करना है, लेकिन n टर्म जो है उसकी वैल्यू तो यहाँ पर क्वेश्चन में 0 दे ही रखिए। अब हम इसके अंदर हमने n 0 रख दिया। अब हम a और d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a और d की वैल्यू देखते हैं तो a की वैल्यू है हमारे पास -2 और d की वैल्यू है 8। तो हम यहाँ पर 0, a की वैल्यू है हमारी 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -2 पुट की हमने, तो 0 इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पर -2n हो चुका है और यहाँ पर माइनस प्लस 2 हो चुका है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 8 माइनस 2n प्लस 2, 8 और 2 आपका होता है 10 और 10 इस तरफ आ जाएगा तो 10 प्लस का हो जाएगा, 8 प्लस 2 या माइनस का हो जाएगा -10 और यहाँ पर माइनस का 2n है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल टू 10/2। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है, इसके अंदर कभी कभी गलती हो जाती है, तो आपको यहाँ पर बहुत ही सतर्कता रखनी है, अवेयरनेस रखिए। तो n इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है 5, फाइनली n इक्वल टू 5। तो यहाँ पर अब हमें यह पता चल चुका है कि n की वैल्यू 5 है, मतलब आपकी जो एपी है उसमें यहाँ पर n की वैल्यू 5 दी है, तो यह n की वैल्यू 5 है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर दिया है 0, यहाँ पर दिया है 0, यहाँ पर 0 है और हमने यहाँ पर लिख लिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पर है वो प्लेस हमें यहाँ पर मिली है। नंबर ऑफ टर्म 5 है। इस 5 नंबर की टर्म के ऊपर मुझे नहीं पता था कि ये कहाँ मिलेगी, मैंने एक टर्म मान ली थी n टर्म, वो टर्म का नंबर हमें नहीं पता था, हमने इसलिए यहाँ पर लिख लिया है। तो हमें यहाँ पर वो मिल गया है कि वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 5। 5 नंबर के पोजीशन के ऊपर आपका 0 बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से यह आपकी एक एपी तैयार भी इसे आप कर सकते हैं। यदि हम इसे एपी की फॉर्म में लिखना चाहें तो फाइनली आपकी एपी क्या हो सकती है, आपकी एपी स्टार्ट होगी 8 से और आपका डिफरेंस है -2, मतलब 8 के बाद 6 के बाद आपका 4, 2, उसके बाद 0, उसके बाद -2, -4, -6, इस प्रकार से आपकी एपी बनती चली जाएगी। तो यह नंबर आपका है 5वां नंबर जिसके ऊपर आपका 0 बैठा हुआ है। इस प्रकार से आप फाइनली क्वेश्चन को कर सकते हो और आपका यह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 10, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वे सारे क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। कई क्वेश्चन मैंने देखा उसको तो सीबीएसई के अंदर और अदर बोर्ड के अंदर पूछे ही जाते हैं और अन्य बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आपको दिया है कि 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द इट्स 10th टर्म बाय 7। यहाँ पर कहा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं यहाँ पर आंसर नंबर 10। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपको a की जो वैल्यू है वो b की वैल्यू, a की जो वैल्यू है वो b से 7 ज़्यादा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि b प्लस
7, ऐसा लिख सकते हैं कि A तब इक्वल होगा B इधर जब हम B में 7 जोड़ दें। तो इस प्रकार से आपको टर्म में भी कहा जा रहा है कि आपको जो 17 टर्म दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर 17th टर्म की जो वैल्यू है वह वैल्यू 17th टर्म मतलब A17 इक्वल टू कब होगी, जब आप 10th टर्म मतलब A10 में आप 7 8 कर देंगे। मतलब आपकी जो 10 नंबर की टर्म है वह टर्म आपकी 7 ज़्यादा है आपके 17वें नंबर की टर्म की वैल्यू से। 17th टर्म की वैल्यू आपके 10th टर्म की वैल्यू से 7 ज़्यादा है, मतलब इससे यह 7 ज़्यादा है, तब जाके इन दोनों को हम इक्वल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। यह आपको गिवन डेट में दिया गया है, यह आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में लिख रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू रख लेते हैं। हम जनरली जानते हैं एपी का जनरल फार्मूला कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह हमारा जनरल फार्मूला होता है। इस फार्मूले के हिसाब से मैं अगर A17 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ A17 इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अगर हम A10 लिखना चाहें तो A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसे थोड़ा सा सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस 16d, और इसे हम सॉल्व करें तो a प्लस 9d, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने इन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि a प्लस 16d और a प्लस 9d। तो हम फाइनली इसे लिख देते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे, मैंने A17 की वैल्यू निकाल ली है a प्लस 16d, तो यहाँ पर a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7 यह लिख दिया है। ये पूरा का पूरा मैंने A17 की वैल्यू A17 की जगह और A10 की वैल्यू A10 की जगह पुट कर दी और इस प्रकार से इक्वेशन बना ली। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। हमें पिछले क्वेश्चंस के अंदर आपका जो 2 क्वेश्चन थे, 2 क्या 3 क्वेश्चन थे, इनके अंदर आपको 2 इक्वेशन बनानी थी और दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आपको A और D की वैल्यू निकालनी थी। और यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाकर दे दिए और एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को अब हमें घटाना है। हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7। यहाँ a से कैंसिल हो गया। जस्ट आप लीनियर इक्वेशन को कैंसिल करते हैं, वैसा ही यहाँ पर कैंसिलेशन हुआ है। 16d में से 9d माइनस हुए, आपको यहाँ पर बचते हैं 7d इक्वल टू 7। फाइनली d इक्वल टू आ जाएगा 7/7 और d इक्वल टू 1। d की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। पूछा क्या जा रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड कर चुके हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है 1। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर इसे समझना हो थोड़ा और डिटेल में तो आपको जनरली ये कहा गया था कि आपकी एपी है और इस एपी पर यहाँ पर आपकी सीटिंग व्यवस्था है इस टर्म की, और उस टर्म के अंदर जो 17वें नंबर की टर्म है और जो 7वें नंबर की टर्म है, तो 17वें नंबर की जो टर्म है वो आपको 10 नंबर की टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब 10 नंबर की टर्म में यदि 7 का 8 कर दें हम तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी टर्म नंबर 10 है और यहाँ टर्म नंबर 17 है, तो इसकी जो वैल्यू है और इसकी वैल्यू है, दोनों में 7 का डिफरेंस है। ये वह क्वेश्चन में कह रहा है। आप उसे डिफरेंस में कह दीजिए, आप उसे प्लस में कह दीजिए। तो प्लस में ये इसकी वैल्यू इसमें अगर प्लस 7 कर दे तो ज़्यादा आएगी, इस प्रकार से कहा जा रहा है। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। तो आई होप मैंने यहाँ पर आज आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं वो 3 क्वेश्चन करवाए हैं और वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है, लेक्चर की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी का पार्ट कंप्लीट करते हैं।
यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, डीपी ऑडिटेरिया से पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और आपको मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है और समझ में आना ही है, यहाँ एक्सपीरियंस बहुत लंबा है और चैनल की शुरुआत अभी जस्ट कुछ महीनों 2 से 3 महीनों पहले ही की गई है, तो आप थोड़ा सा समय बिल्ड होने में लगेगा, लेकिन हमें एक्सपीरियंस बहुत है। हम आपको सेशन एंड तक लेकर जाएंगे और एक से एक वेरिएशन के यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चंस भी देखने को आपको मिलेंगे और लास्ट सेशन तक जाते जाते हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे और 200 क्वेश्चन के अंदर ही आपका पेपर सेट होगा। आई होप ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इतना फिल्टर लगाने की क्षमता हम में है और लंबा अनुभव है पढ़ाने का। तो आप जो है डीपी ऑडिटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहें, बार बार आपको सर्चिंग में ना जाना पड़े। और यदि आपने पहले सब्सक्राइब कर लिया है, आप मेरे फॉलोअर हैं, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बाकी आप यदि नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। और यह चैनल आपके सब्सक्राइब से आपको ज़्यादा नुकसान कहीं होने वाला नहीं, ज़्यादा क्या कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाने का हम वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच और एंजॉय कीजिए, देखते रहिए और हम विश्वास दिलाते हैं कि आप मैथमेटिक्स में नई ऊंचाइयां जरूर पाएंगे।